नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। चुनावी चर्चा में हम बात करते हैं चुनावों की, चुनावी राजनीति की और चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम उठापटक की। आज चुनावी चर्चा में हम जिक्र करेंगे दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव कहने को देश की राजधानी का या महज एक शहर का हो, लेकिन ये एक ऐसा चुनाव होता है जिसकी सुर्खियां पूरे देश में देखी जाती हैं। सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरने वाले चुनाव के तौर पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव की गिनती होती है। दिल्ली में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव ज़रूर फरवरी में होने हैं, यानी अगले साल फरवरी में, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव समय से पहले यानी फरवरी 2025 की तुलना में इसी साल नवंबर या दिसंबर में करवाए जा सकते हैं, और इससे जुड़ी दिलचस्प राजनीति क्या है? हम इस पूरे मसले पर आज बातचीत करेंगे चुनावी चर्चा में। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुणाल भी जुड़ चुके हैं। कुणाल, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। आप ही से मैं समझना चाहूँगा बहुत बहुत सबसे धन्यवाद। पहले कि किस तरीके से ये बात अब निकल कर आ रही है कि जो फरवरी में कार्यकाल पूरा हो रहा है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का, तो इसी साल अब विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। आखिर ये बात क्यों कही जा रही है? ऐसा हुआ क्या है? ये कहने का कारण क्या है? देखिए, कई सारे जो तैयारियां हैं, कई सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और खास तौर पर जो दिल्ली का निर्वाचन कार्यालय है, जिसको हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिस कहते हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी कहते हैं, उसके कार्यालय से कई सारे अलग अलग विभागों के पास चिट्ठी भी जाती है, जिसमें उन विभागों से जरूरी जो चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए अधिकारी हों, कर्मचारी हों या और भी बाकी लॉजिस्टिक्स हैं, उनके लिए बात कही जाती है। तो एक ऐसी चिट्ठी आई जो चुनाव कार्यालय से, और उसके बाद से ये सुगबुगाहट शुरू हो गई। लेकिन ये एक, अब हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है, क्योंकि संभावनाएं हैं और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या वाकई चुनाव होगा, इसको लेकर हमने भी बात की चुनाव अधिकारी से, चुनाव अधिकारी कार्यालय से। कुछ चुनाव अधिकारी से तो बात नहीं हुई, लेकिन जो हमारे वहां पर सूत्र हैं उनसे हमने बात की, तो उन्होंने फिलहाल कहा कि अभी इस तरीके की किसी भी संभावना पर कोई भी बयान देना या कोई भी ऐसी संभावना जताना, थोड़ी जल्दबाजी तो है, लेकिन पॉलिटिक्स है और इसमें संभावनाओं का खेल हमेशा बना रहता है। और उसी संभावनाओं के खेल के तहत हमें ये समझना जरूरी है कि आखिरकार अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो किन परिस्थितियों में हो सकते हैं, और अगर किसी परिस्थिति में होते भी हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है। तो ये दो तीन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो ऐसे में जल्दी में चुनाव करवाना किसके लिए फायदेमंद होगा, किसके लिए राजनीतिक तौर पर नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि दिल्ली न सिर्फ आपने जैसा कहा कि राजधानी तो है ही, और इसी वजह से दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर सबकी नजर होती है, पूरे देश की नजर होती है। लेकिन साथ ही साथ पिछले कुछ चुनावों में जब से आम आदमी पार्टी खास तौर पर, जिसका आप कहिए जो सियासत में एक नई पार्टी के तौर पर उभरी पिछले जी। लगभग 12 साल पहले, तब से लेकर अब तक दिल्ली में उसका एक बहुत मजबूत आधार रहा है, खासतौर पर विधानसभा चुनावों को लेकर के। और उस आधार को विधानसभा चुनावों में कम से कम बीजेपी या फिर कांग्रेस दोनों तोड़ने में असफल रही है। तो क्या इस बार अगर पहले चुनाव करवाए जाते हैं तो क्या उसके पीछे की पृष्ठभूमि, जो दो चुनावों में बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी की, या यूं कहें अरविंद केजरीवाल की, उसकी वजह से हो सकता है, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन संभावनाएं हैं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता है, और संभावनाओं की वजह क्या है ये भी मैंने आपको बताया। जी, यानी कुल मिलाकर स्थिति कुछ ऐसी है जो कुणाल बता रहे हैं हमें, वो ये कि दिल्ली का के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार के तमाम विभागों को जो चिट्ठी लिखी, उसमें विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका उन्होंने लेखा जोखा मांगा। उसके बाद ताकि स्ट्रेंथ का एक आकलन किया जा सके, ताज़ा आकलन किया जा सके, और उसके बाद ही इस किस्म के कयास शुरू हुए कि शायद चुनाव आयोग की तैयारी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव समय से पहले करवाने की भी हो सकती है।
लेकिन ऐसा होगा या नहीं, इस बारे में पूरे तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फरवरी में अरविंद केजरीवाल सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन इस बीच हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति की बात करें कुणाल, तो पानी सर के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा बह चुका है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिल्ली की पॉलिटिक्स में देखे गए हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ आज ही, अगर हम राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले की बात करें तो 20 अगस्त तक अरविंद केजरीवाल की जो सीबीआई हिरासत है उसको बढ़ा दिया गया। ये जो स्थिति पैदा हुई है दिल्ली लिकर केस के बाद वाली, ये आम आदमी पार्टी के गले की फांस साबित हो सकती है क्या? देखिए, ये एक तरीके से दोधारी तलवार है। जो क्या इसका असर किसके पक्ष में होगा, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि अरविंद केजरीवाल जेल गए थे और जेल से बाहर अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे ताकि वो चुनाव प्रचार कर सकें। उस समय भी ये बोला जा रहा था या सियासी हलकों में चर्चा थी कि उन्हें सहानुभूति मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने साथ की साथ दिल्ली की सीटें जीतने में सफलता हासिल की और बीजेपी ने उस स्थिति में आम आदमी पार्टी को हराया जब कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी थी, यानी गठबंधन था, इंडिया अलायंस था। तब भी साथ की साथ सीटें जीतना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में। लेकिन यहां पर एक दूसरी बात भी है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों का गणित और दोनों के नतीजे दिल्ली में लगातार न सिर्फ अलग होते रहे हैं बल्कि बिल्कुल 360 डिग्री उलट होते रहे, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत रहे। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि 2014 में जब चुनाव हुए थे तब भी 7 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद जब जनवरी में चुनाव हुआ 2015 में तो आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती। उसी तरीके से 2019 में भी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 7 की 7 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल की, लेकिन 2020 में फिर से आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीत ली। तो इस तरीके से एक तरफा चुनाव है, चाहे वो बीजेपी की तरफ जा रहा है तो पूरी तरीके से जा रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है तो बिल्कुल उनकी तरफ एक तरीके का वेव भी नहीं, सुनामी आप कहिए, सुनामी के जैसा चुनाव दिल्ली में दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए ये आकलन करना कि किसी भी परिस्थिति का क्या फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, ये भी एक बहुत आसान जो मापदंड नहीं है, इसका टेढ़ी खीर है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए खास तौर पर। और बीजेपी अगर चाहती है जल्दी चुनाव करवाना तो इसमें एक मुश्किल ये भी आएगी कि दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर विधानसभा भंग करने की बात होती है तो जो इस तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन है वो दिल्ली के कैबिनेट से होकर के जाना पड़ेगा। क्या ऐसे में क्या विशेष अधिकार हैं, क्योंकि दिल्ली अलग किस्म का उसका स्टेटस है, लगातार हमने देखा है। तो ऐसे में केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन उसके पास अपनी विधानसभा भी है। तो ऐसे में क्या बिना दिल्ली सरकार के सलाह मशविरा के क्या भंग किया जा सकता है दिल्ली की विधानसभा को समय से पहले, और समय से पहले किया जा सकता है, चुनाव की घोषणा की जा सकती है। तो ऐसी क्या कुछ परिस्थितियां रहेंगी, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है कि समय से पहले चुनाव करवा लेना, क्योंकि उसमें तकनीकी कई सारे पहलू हैं। फिर उसको लेकर के अदालत में भी जाया जा सकता है। अगर तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, उसको पूरी तरीके से प्रक्रियाओं की अवहेलना कर दी गई, तो उसको लेकर के एक अदालत में भी मामला चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव जल्दी हो या ना हो, इसको लेकर के जितना आसान हम समझ रहे हैं उतनी आसानी नहीं है। लेकिन अगर चुनाव हो जाता है, क्योंकि अभी 3 राज्यों में कम से कम चुनाव होने हैं, चौथा राज्य भी जम्मू कश्मीर भी हो सकता है, तो महाराष्ट्र, पड़ोस का दिल्ली का पड़ोसी हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर, और क्या उसमें 5वां राज्य जो है दिल्ली को जोड़ा जा सकता है। क्योंकि एक दलील ये दी जा सकती है कि जब 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो उसके साथ ही साथ दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं करवाए जाए। तो ये भी एक बात निकल कर के आ सकती है, लेकिन ये अभी बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि कयास की इसकी स्थिति है, क्योंकि अभी तक जो तैयारियां दिख रही हैं, लगातार जो चुनाव आयुक्त हैं वो अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। जैसे आज जम्मू कश्मीर में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त आज पहुंचे हुए हैं वहां की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। तो ऐसे ही दिल्ली में भी तैयारियां करनी पड़ेंगी, बिना तैयारी के तो हो नहीं सकता है चुनाव। तो ऐसे में कितनी तैयारी है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये तमाम
जो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन है, न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि लॉजिस्टिक्स और चुनाव करवाने की तैयारियों को लेकर के भी उनकी भी पूरी हमें पूरी तरीके से उसको भी उस लेवल पर भी तैयार रहना पड़ेगा। साथ ही साथ जो इलेक्टोरल रोल है जिसको हम कहते हैं मतदाता सूची, उसको भी पुनरीक्षण करना पड़ेगा, उसको भी दोबारा आपको एक बार अपडेट करना पड़ेगा, तो उसमें भी वक्त लगता है। तो ऐसे में चुनाव तैयारी के बिना करवाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन नवंबर का है, उसमें भी अभी थोड़ा वक्त तो निश्चित तौर पर बचा हुआ है। सितंबर अक्टूबर 2 महीने और कम से कम आधा महीना अगस्त का है, तो 2.5-3 महीने का वक्त है, तो उसमें किया जा सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जो दिल्ली का चुनाव कार्यालय है उसकी एक्टिविटीज रहती। जी। और अब समय से पहले चुनाव कराने का जो मसला है, उससे इतर मैं एक सवाल आपसे जो पूछना चाह रहा हूं कुणाल, वो ये कि ये जो दिल्ली लिकर पॉलिसी वाला जो सारा केस हुआ है, ये नेचुरली एक अगर नेता भ्रष्टाचार के आरोप में अगर जेल जाते हैं, डेप्यूटी सीएम जेल जाते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, तिहाड़ में वो रहते हैं, तो ये सत्ताधारी पार्टी के लिए एक नकारात्मक बात है मोटे तौर पर अगर बाहर देखें तो। लेकिन आम आदमी पार्टी भी इसका इस्तेमाल करने से नहीं चूकी है और उसने लगातार इस पर एक विक्टिम कार्ड खेला है और ये कहा है कि भाई केंद्र सरकार हमारे अच्छे कामों से, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे अच्छे कामों से जलकर केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है और जांच एजेंसियों का हमारे खिलाफ बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं मासेस के बीच अगर आपसे बात करूं, चूंकि आप ग्राउंड पर चीज़ों को करीबी से देखते हैं, मासेस के बीच में जो मैसेज गया है उसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का जेल में होना अपने आप में उनके लिए नकारात्मक साबित हो सकता है या फिर एक किस्म की सहानुभूति लहर भी उनके पक्ष में दिल्ली के उनका जो वोट बैंक है उसके बीच पैदा हो सकती है। देखिए, आपने जो अंतिम लाइन कही कि उनका जो वोट बैंक है, ये एक जी। बड़ा जो महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि दिल्ली में आमतौर पर जो और राज्यों में जब हम चुनाव की तैयारियों की बात करते हैं तो वहां पर हम जातिगत समीकरणों की बात करते हैं। दिल्ली में जातिगत समीकरणों से ज्यादा एक वर्ग का, वहां यहाँ पर वर्ग विभेद ज्यादा है, जाति विभेद कम है। तो वर्ग में है टूटा हुआ दिल्ली टूटी हुई है, जैसे एक हाई अपर क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, फिर एक लोअर मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है। इसमें जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उसमें अरविंद केजरीवाल की पकड़ बहुत ज्यादा है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि दिल्ली की जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है या फिर झुग्गी झोपड़ी है, वहां पर अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी, उनका चेहरा सबसे ज्यादा सेलेबल है। तो ऐसी स्थिति में क्या उससे वोट लेकर के बीजेपी वहां पर कुछ सेंधमारी कर सकती है? ये एक बड़ा सवाल रहा है जो कि नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है तब वोट आते हैं बीजेपी की साइड में, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल के नाम पर चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव, उसमें वो अरविंद केजरीवाल की तरफ जाते हैं। ऐसा 2-3 चुनावों से हमें ये पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन बात यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जो दो बहुत बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो दोनों जेल में हैं और जेल में रहने से क्या सहानुभूति मिलेगी? ये बात हम लोकसभा चुनावों में भी इस पर चर्चा कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जब चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल जेल में थे और सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रही थी, तो वो सहानुभूति कार्ड ज्यादा असरदार दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए, फिर उसी समय स्वाति मालीवाल और विभव कुमार की कंट्रोवर्सी हो गई, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल की छवि को उभार नहीं पाई और यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बावजूद वो जो सहानुभूति वाला फैक्टर था वो ग्राउंड पर नहीं दिखा, गायब हो गया और उसका फायदा नहीं मिला आम आदमी पार्टी को। अब बात यह है कि ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है और ऐसा माना जाता है कि जो सीबीआई वाला मामला है उसमें जमानत मिलना आसान होता है। तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में या फिर कुछ महीने में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएं। कुछ ऐसी ही सुनवाई मनीष सिसोदिया की भी चल रही है। तो अगर ये दोनों
हमें दो पहलुओं पर देखना पड़ेगा। अगर दोनों जेल में रहते हैं तो क्या हो सकता है, और अगर दोनों जेल से बाहर आते हैं तो क्या हो सकता है। जेल में रहते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी का जो नेतृत्व है वो किसके हाथ में रहेगा, उसको लेकर के थोड़ी उधेड़ बुन रहेगी, क्योंकि सुनीता केजरीवाल, अभी आपने देखा होगा कि कैसे हरियाणा में लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो क्या सुनीता केजरीवाल अपने हाथ में पूरी तरीके से कमान ले लेंगी और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर वो ये कह सकती हैं कि अभी मैं रहूंगी पार्टी को कंट्रोल करते हुए, और जब अरविंद केजरीवाल आएंगे तो अरविंद केजरीवाल के हाथ में कमान चली जाएगी। तो ये एक हो सकता है, ये एक पहलू हो सकता है। दूसरा पहलू है कि अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं तो अरविंद केजरीवाल को पता है कि दिल्ली में अपने नाम पर खास तौर पर मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे लड़ना है। और यहां पर एक बड़ी दिक्कत बीजेपी के साथ ये हो जाती है कि लोकसभा चुनाव में तो उनके पास एक बड़ा सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर है। दिल्ली में ऐसा कोई बड़ा नेता, बड़ा चेहरा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे पाए। ऐसा कोई ग्रो भी नहीं किया बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में, जिसको अरविंद केजरीवाल के समानांतर ला करके खड़ा किया जा सकता है। इसीलिए यहां पर एक एडवांटेज केजरीवाल इसलिए होता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर भी चुनाव होता है, और दूसरा कि अरविंद केजरीवाल के सामने कौन होगा। जिस तरीके से विपक्ष जो पूरे देश में चुनाव होता है तो उत्तर नहीं दे पाता है कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन, उसी तरीके से दिल्ली में यह सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने कौन बनकर के आता है। और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल अपने बोलने के तरीके से, अपने कनेक्ट करने के तरीके से इस मुद्दे को अच्छी तरीके से बुना लेते हैं। तो अगर वो बाहर आते हैं, मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं, तो निश्चित तौर पर वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, और मुझे लगता है बेहतर तरीके से खेलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि लोकसभा चुनाव में उसका असर नहीं हुआ है। तो किस तरीके से उस पर काम किया जाए, उस पर एक रणनीति के तौर पर अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर सोच समझ करके आगे आने वाले समय में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू वो कुछ ना कुछ नया दे सकते हैं। जो बात कुणाल दरअसल अभी कह रहे हैं वो है ये बात कि जनता में एक ट्रेंड देखा गया है कि वो पावरफुल लीडरशिप को पसंद करती है हाल के चुनाव में, और पावरफुल लीडर जो होता है उसको चुनती है। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तब भी इसी बात की तस्दीक होती है, देश के स्तर पर देखें तब भी इसी बात की तस्दीक 2014 ऑनवर्ड्स होती आई है, और दिल्ली में भी ये होती आई है। दिल्ली बीजेपी की अगर बात करें कुणाल, तो तमाम सारे नेता बीजेपी के आए हैं, और कोई सिंगल लीडरशिप जैसी कोई बात हमने नहीं देखी। हमने सतीश उपाध्याय को देखा, कभी मनोज तिवारी को देखा, किरण बेदी को देखा, इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन को देखा, विजय गोयल को देखा, और अब हम देख रहे हैं कि बांसुरी स्वराज भी यहाँ से अब आ गई हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी, दिल्ली बीजेपी की रणनीति क्या होगी? वो इसी तरीके से आने वाले चुनाव में आगे बढ़ेंगे, या फिर वो भी इस बारे में सोचेंगे कि दिल्ली में अब वो वक्त आ गया है जब हमको किसी एक चेहरे को सामने लाकर चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए आशुतोष, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि ये टू लिटिल टू लेट वाली बात है। अब चुनाव 6 महीने, अगर फरवरी में भी चुनाव होता है तो 6 महीने का भी समय नहीं बचा है। 4.5 साल जिस समय में एक चेहरे को सामने ला करके पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी जा सकती थी, तब बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। आज चाहे वो वीरेंद्र सचदेवा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उससे पहले आदेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष थे, उससे पहले मनोज तिवारी थे, ऐसे ही आप एक फेहरिस्त है जिसमें ऐसा नहीं लगता है कि उस चेहरे के दम पर चुनाव अरविंद केजरीवाल को हराया जा सकता है। अब जो बीजेपी की रणनीति है, वो बीजेपी की रणनीति साफ है कि अरविंद केजरीवाल को कमजोर किया जाए, खास तौर पर उनकी जो इमेज है, चाहे वो उनके घर को लेकर के हो, या फिर एक्साइज पॉलिसी को लेकर हो, या और घोटालों को लेकर के हो, या एंटी करप्शन मूवमेंट से जब अरविंद केजरीवाल एक बहुत मुखर और बहुत बड़े नेता बनकर के उभरे थे, उसको कमजोर कितना किया जा सकता है। तो उन्हें यह लगता है बीजेपी को कि अरविंद केजरीवाल अगर कमजोर होते हैं तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस आज की स्थिति में तीसरे नंबर पर है और लुप्त प्राय है। अगर हम कहें दिल्ली की स्थिति में, यहाँ पर उनके पास भी कोई बड़ा नेता नहीं है। कई सारे नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, या कई आम आदमी पार्टी में भी कुछ लोग चले गए। इसलिए जो एक लीडरशिप क्राइसिस है वो सिर्फ दिल्ली बीजेपी में नहीं है, बल्कि दिल्ली कांग्रेस में भी दिखाई पड़ती है। ऐसे में जब कोई विकल्प नहीं है तो लोगों को
शायद अरविंद केजरीवाल से अगर मोह भंग हुआ तो बीजेपी की तरफ ही वो लौटेंगे। ये बीजेपी की रणनीति दिखाई पड़ती है। यानी कोई एक बहुत चॉक्ड आउट प्लान नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक बहुत उन्होंने मजबूत प्लान रखा है अरविंद केजरीवाल को, बल्कि वो इस तरीके से है कि आप इस उम्मीद में है कि आपका विरोधी कुछ गलती करे, आपके विरोधी की कमजोरी आपके लिए फायदे का सौदा हो जाए। ये एक चीज जो है ये दिल्ली बीजेपी में खासतौर पर नैसर्गिक तौर पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के समय ऐसा नहीं हुआ है। जब शीला दीक्षित भी 15 साल मुख्यमंत्री थी तब भी इसी तरीके का उधेड़ बुन चलता रहा। कभी मदन लाल खुराना आए, कभी विजय कुमार मल्होत्रा आए, कभी डॉक्टर हर्षवर्धन को लाया गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये मुश्किल हो रही है बीजेपी के साथ कि इतना प्रयोग हो रहा है लीडरशिप के स्तर पर, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा कोई लीडरशिप नहीं मिला जो पहले शीला दीक्षित को टक्कर दे पाए और आज अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे पाए। तो ऐसे में लीडरशिप क्राइसिस है और ये कमजोर कड़ी है बीजेपी की। और यही वजह है कि जब जब विधानसभा चुनाव आते हैं, एक मजबूत संगठन का आधार होने के बावजूद और पार्टी का यहाँ पर काफी पुराना इतिहास रहा है, संघ के समय से या फिर जनसंघ की बात रही हो, तब से लेकर के एक बहुत मजबूत आधार रहा है दिल्ली में बीजेपी का। उस आधार के बावजूद यहाँ पर बीजेपी, आप समझ लीजिए कि 1998 यानी अब लगभग ये जो है वो 33 साल का वनवास हो जाएगा। तो उस समय से माफ कीजिएगा 27 साल का वनवास हो जाएगा। तो 27 साल से बीजेपी सत्ता में नहीं रही है। तो ऐसे में 27 साल एक बहुत लंबा समय होता है राजनीति में। तो 27 साल का वनवास खत्म करना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है उन पर, एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है कि कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि कुछ भी काम नहीं करता है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव आता है, वो लोकसभा चुनाव जीत लेते हैं, एमसीडी चुनाव जीत लेते हैं, लेकिन जब विधानसभा में आता है तो सारी बत्ती गुल हो जाती है। वो कैसे होगा, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी बीजेपी के सामने। जी, और अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कुणाल, इस दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ, वो ये कि वो है गठबंधन का। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, अब विधानसभा चुनाव में वो होता हुआ दिखाई नहीं देता और इस आशय के स्टेटमेंट्स भी तमाम सारे सामने आ चुके हैं। एक तो हमें ये बताएं कि क्या ये कंफर्म मान लिया जाए इस स्टेज पर कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राहें जुदा होगी, या इस पर अभी भी कोई स्थिति पूरे तौर पर साफ तभी होगी जब चुनाव करीब होंगे? देखिए, जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं उसमें अभी तो इन्होंने कहा है कि चुनाव अलग अलग लड़ा जाए, और ये हो सकता है कि एक स्ट्रेटजी रणनीतिक तौर पर भी उनको समझ में आया हो कि अगर हम साथ लड़ते हैं तो कई सारी चीजें गड़बड़ हो जा रही हैं। एक तो कार्यकर्ता नहीं साथ में आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो सीटों का बंटवारा है वो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि आज की तारीख में 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी के सिटिंग विधायक हैं। ऐसे में अगर बातचीत होगी कांग्रेस के साथ तो कौन सी सीटें छोड़ी जाएं, क्योंकि कई सारी जिस पर अब लगातार आम आदमी पार्टी जीतती रही है उनमें से कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस ऐसा तो है नहीं क्या कि 8 सीटों पर या 10 सीटों पर समझौता कर लेगी। तो कांग्रेस भी सीटें मांगेगी, कम से कम अगर 70 है तो उसमें 40-30 या 50 45-25 इस तरीके का कोई फॉर्मूला होगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरीके से संभावनाओं को हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा दोनों पार्टियां हैं। दोनों पार्टियां लोकसभा में, राज्यसभा में फ्लोर पर एक तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ करती हैं। लेकिन ये बात भी चल रही है, अब हमारी जब बात होती है नेताओं से, ये बात भी चल रही है क्या कि अगर बीजेपी को बाहर रखना है दिल्ली में, तो अगर अरविंद केजरीवाल वाकई कमजोर हुए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये बात समझ में अभी तक नहीं आती है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस दोनों का जो एक तरीके से आइडियोलॉजिकल है, आइडियोलॉजी के मामले में तो फिर भी थोड़ी बहुत समानताएं हैं, लेकिन जो उनका जो पार्टी बनी ही एंटी कांग्रेस पूरी प्लैंक पे, जिस समय तमाम
भ्रष्टाचार के आरोप चाहे वो शीला दीक्षित पे लगे हों या फिर मनमोहन सिंह सरकार पर लगे हों, तो ऐसे में जो पार्टी का कैडर है वो कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसी तरीके से कांग्रेस का भी कैडर आम आदमी पार्टी को इस एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो दिल्ली में आज उनकी हालत बिल्कुल खराब है, उसकी बड़ी वजह आम आदमी पार्टी का आगे बढ़ना है। जितना आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी है उतना ही कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो यहां पर लीडरशिप बेशक वो गठबंधन की बात करे और उनको लगता हो कि गठबंधन करके बीजेपी को ज्यादा आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन जब कार्यकर्ताओं तक, जो नीचे के कार्यकर्ता है उन तक बात पहुंचती है, वहां पर दिल मिलना बहुत मुश्किल है। वो हमने लोकसभा चुनाव में देखा है कि कई जगहों पर जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टेबल नहीं लगाए, जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टेबल नहीं लगाए। तो ऐसे में चुनाव एक केवल टॉप लीडरशिप नहीं लड़ती है, बल्कि कार्यकर्ता बूथ लेवल के जो वहां वर्कर होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। वहां पर मैसेज करना, मैसेज पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है, आम आदमी पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। तो कुछ नेता, अभी भी हमारी बात होती है, वो चाहते हैं कि गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए, लेकिन वो गठबंधन कितना फायदेमंद होगा या फायदेमंद होने की बजाय नुकसानदेह ज्यादा हो जाएगा, ये अभी थोड़ी समझ से परे है। और इसी बात पर अगर गठबंधन होता भी है तो उस पर जरूर चर्चा होगी, क्योंकि तमाम जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, आपको याद होगा कन्हैया कुमार हो या उदित राज या जेपी अग्रवाल, इन्होंने भी जब अपनी रिपोर्ट दी थी हाईकमांड को तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। तो ऐसी स्थितियां अगर बनेंगी तो फिर मुश्किल होगा। वो फिजिक्स जरूर बन जाए, मैं बार बार कहता हूं कि केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में, वो केमिस्ट्री दिखाई नहीं पड़ती है। फिजिक्स से 1+1 2 तो हो जाता है, लेकिन जब तक केमिस्ट्री काम नहीं करेगी तब तक आप जीत हासिल नहीं कर सकते। जी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुणाल। मैं आपसे ये भी चाहूँगा, कांग्रेस में एक किस्म की डिलेमा ज़रूर रही है, और वो डिलेमा लोकसभा चुनाव के दौरान जब गठबंधन किया जा रहा था तब भी हमने खुलकर देखी। कितने सारे कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो इस बात से खासे नाराज़ थे कि अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन किया जा रहा है। उसी अरविंद केजरीवाल के साथ जिसके खिलाफ हमने दिल्ली में इतनी स्ट्रांग मुहिम छेड़ी है और उनके सारे कारनामों को हम जनता के बीच में लाए हैं, लेकिन बावजूद इसके आलाकमान ने अपना डिसीजन एक तरीके से थोप दिया, ऐसा लगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, आम आदमी पार्टी उनकी रिहाई की मुहिम को लेकर अलग अलग चीज़ें करती रहती हैं। हाल ही में इंडिया गठबंधन की एक रैली भी दिल्ली में हुई थी जिसमें अखिलेश यादव गए थे। मुझे नहीं पता कि उसमें कांग्रेस ने कितना साथ दिया, आप बेहतर बता पाएंगे, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई नेता वहाँ मौजूद था, या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर कितनी ज़्यादा मुखर है, कितनी ज़्यादा ईमानदार आपको दिखाई देती है? देखिए, जिस रैली की बात आप आशुतोष कर रहे हैं उसमें कांग्रेस गई तो थी, लेकिन कौन से नेता गए थे मैं आपको बता दूं, गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी सरीखे नेता उसमें शामिल हुए थे। अब बात यही है कि जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की वो बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी से सहमत नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है राहुल गांधी का दफ्तर भी ये बात मानता है कि जो दिल्ली में जिस तरीके से शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई और बिल्कुल विलेन बनाया गया शीला दीक्षित को, ये एक तरीके से कांग्रेस के लिए बहुत डैमेजिंग था। और आज भी ये माना जाता है, कांग्रेस के नेता तो मानते ही हैं कि शीला दीक्षित ने जो काम किया उस काम को खराब किया है पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। जो डेवलपमेंट या विकास की तरफ दिल्ली गई थी वो वापस हुई है, उसमें कोई आगे बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ये एक मुश्किल है, और इसी वजह से कई सारे जो नेता जो कांग्रेस में थे भी, उन्होंने भी कांग्रेस से अपनी दूरी बनाई, चाहे वो अरविंदर सिंह लवली हैं, राजकुमार चौहान हैं, नसीब सिंह हैं, इस तरीके के कई बड़े नेता जो बीजेपी में भी शामिल हो गए। तो ये एक दुराहे पर आकर के कांग्रेस हमेशा खड़ी हो जाती है। अब जो अंदर खाने बात यह है कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है इस पूरे गठबंधन को लेकर के, लेकिन कई बार सियासी मजबूरी है, केंद्र में जो पॉलिटिकल इक्वेशन है उसको भी देखते हुए हो सकता है कि कांग्रेस को आने वाले समय में अगर
कोई एनडीए में कमजोरी आती है या किसी तरीके से सरकार बनाने की संभावना होती है, तो उस समय आम आदमी पार्टी के और बाकी तमाम विपक्षी दलों के पास जाना होगा। तो ऐसे में वो पूरी तरीके से संबंध खत्म भी नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली में भले जो गठबंधन है उसको औपचारिक तौर पर खत्म कर दिया गया हो, दोनों पार्टियों की तरफ से घोषणा कर दी गई हो कि अब हम गठबंधन में नहीं है, अब हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो संबंध है वो अभी भी बने हुए हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी न चाहते हुए भी अरविंद केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा वो पसंद नहीं करते हैं, या बतौर नेता वो बहुत अप्रिसिएट नहीं करते हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगाते रहते हैं कांग्रेस पर और कांग्रेस के नेताओं पर। उसको लेकर के वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अभी जो पार्टी की कमान है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वहां पर जो बात है वो मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ा सा माना जाता है कि सॉफ्ट हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के या विपक्षी दलों को लेकर के। तो ऐसे में क्या ये एक बात है कि केंद्रीय नेतृत्व में भी आम आदमी पार्टी को लेकर के मत भिन्नता है, वहां पर भी एक राय नहीं है। तो ऐसे में एक खेमा ये चाहता है कि पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, दूसरा खेमा शायद ये चाहता है कि दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है और स्कोप है आज की तारीख में। और हम भी लोगों से बात करते हैं तो लोग, ऐसा नहीं है कि शीला दीक्षित सरकार की बात नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनको भी पता है कि लोग मिस कर रहे हैं शीला दीक्षित सरकार को, लेकिन ऐसे में आज की तारीख में कोई बड़ा नेता नहीं है कांग्रेस के पास जो शीला दीक्षित जैसा विकल्प दे सके। तो ऐसे में फिर जो मुकाबला आता है और अंत समय जब चुनाव का समय आ जाता है तो ये आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी एक तरीके की डायरेक्ट फाइट होती है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने क्या विकल्प है? क्या आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होकर के पार्टी को मजबूत किया जाए, या फिर आम आदमी पार्टी की जो उनके मुताबिक कई सारे कारनामे हैं उन पर उनको एक्सपोज लगातार करते रहा जाए, और जब आम आदमी पार्टी कमजोर हो तो उस कमजोरी का फायदा कांग्रेस को मिले और लोग उससे जुड़े। तो ये एक उहापोह की स्थिति है कांग्रेस में, और इस पर बहुत ज्यादा स्पष्ट जवाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी नहीं मिल पाता। जी, जाहिर तौर पर कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव के स्थान पर नवंबर और दिसंबर में ही विधानसभा के चुनाव करवा लिए जाएं। क्या ऐसा होगा या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि अरविंद केजरीवाल जिस थंपिंग मेजोरिटी के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे, कहीं ना कहीं उनके करिश्मे पर भी अब डैमेज हुआ है, और वैसा करिश्मा उनका नहीं है जो एक दौर में अन्ना हजारे आंदोलन के दौर में हम सब देखते थे या उसके बाद के कुछ सालों में भी हम देखते थे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां तक गठबंधन का सवाल है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन न होने के आसार ज़्यादा हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दिल्ली की जितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक काबिज हैं उनमें से कांग्रेस के साथ गठबंधन या उन जीती हुई सीटों को कांग्रेस को देना आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लगभग नामुमकिन होगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी आसार यही हैं कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी की राहें अलग अलग दिखाई दें और दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से दिल्ली के दंगल में उतारें। बहरहाल, चुनावी चर्चा में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे अपने सभी सहयोगियों के साथ दीजिए इजाज़त। चुनावी चर्चा में रोज़ शाम 5 बजे हम किसी चुनावी विषय पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ते हैं और हम उसके विषय के हर पक्ष को जानने की कोशिश करते हैं। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।